हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं और यह टॉपिक का नाम है उद्योग। जी हाँ, हम कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक का 5वां अध्याय और यह अध्याय से जुड़ा हुआ हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हमने उद्योगों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और औद्योगिक तंत्र की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी हमने शामिल कर लिए हैं। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। कक्षा 8 5वां अध्याय जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक, नाम है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो याद रखना, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, यह सभी महत्वपूर्ण कारक है जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, उद्योग कहां पर स्थापित किए जा सकते हैं? तो यह सभी कारक या इनमें से कुछ कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि उद्योगों के लिए आवश्यक कारक है ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और मार्केट। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन। उद्योग कहां केंद्रित होते हैं? बताइए, उद्योग कहां पर केंद्रित होते हैं? जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पर उद्योग केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगला सेंटेंस आपने पढ़ा कि जहां भूमि और जल आसानी से उपलब्ध होते हैं वहां पर भी उद्योग केंद्रित होते हैं। जहां श्रम और शक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, ये सभी कारक उद्योगों की अवस्थिति के लिए यानी कि उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। कच्चा माल, भूमि, जल, श्रम और शक्ति। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं वहां उद्योग केंद्रित होते हैं। ओके, सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। जल्दबाजी मत करो, पहले तो चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारी सरकार की तरफ से भी उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक मदद मिलती है। कौन कौन सी? एक तो सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध कराती है, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना यानी कि जो भी उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक मूलभूत यानी कि सबसे पहली हमारी आवश्यकता है जैसा कि बिजली, पानी, जमीन, ये सभी सरकार प्रोवाइड करती है और वो भी सस्ते दामों में। ओके, चलिए क्वेश्चन। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या मदद करती है? बताइए, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या मदद करती है? कम दाम पर विद्युत उपलब्ध कराती है। जी हां। परिवहन लागत कम करती है। जी हां। आवश्यक अन्य अवसंरचना का निर्माण भी करती है। उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार स्थापित करती है। तो यह भी सही। मुफ्त में कच्चा माल उपलब्ध कराना, दोस्तों सरकार यह नहीं करती, क्योंकि मुफ्त में सरकार उद्योगों की स्थापना तो करने में मदद करती है
लेकिन मुफ्त में कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराती है। तो यहाँ पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार 1, 2, 3 या तीनों जरूरियात हमारी पूरी कर सकती है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि क्यों होती है? दोस्तों यूं तो नगरों एवं शहरों के विकास में बहुत ऐसे कारक है जो जिम्मेवार है, जैसा कि जहां पर बिजली की उपलब्धि होना, वहां पर जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो भी स्थापित हो सकते हैं, जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो ये सभी कारकों से शहरीकरण होता है। लेकिन यहां जो ऑप्शन है इनमें सही आंसर बनेगा औद्योगिकरण नगरों और शहरों के विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा औद्योगिकरण के बाद नगर और शहर बड़े हो जाते हैं तो वहां यातायात बढ़ने लगता है, आवास निर्माण भी होने लगता है, लेकिन कृषि उत्पादन वहां कम होता जाता है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। दोस्तों औद्योगिक तंत्र में एक तो सबसे पहले इन्वेस्टर, बाद में वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो यह तीनों प्रक्रम होते हैं। क्या? एक तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल के लिए निवेश करना पड़ता है, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना औद्योगिक तंत्र में शामिल है। ओके, प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। दोस्तों यहां औद्योगिक तंत्र में जो 3 स्टेप है वो एक बार फिर से पढ़ लो। सबसे पहले तो निवेश, बाद में प्रक्रम और लास्ट में निर्गत। तो निवेश की बात करें तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है निवेश में। तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है, एक्सपोर्ट करना। यहां एक एग्जांपल दिया गया है कि सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में सबसे पहले तो किसान कपास का उत्पादन करता है, मानव श्रम लगाकर वो कपास का कलेक्शन करता है, बाद में यह कपास जाती है कारखानों में, और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में निवेश कहां कहां पर किया जा सकता है? व्यापारियों के द्वारा कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत यह निवेश हो सकते हैं। तो प्रक्रमों में औटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, यानी कि निर्गत है। तो दोस्तों यहां एक शब्द आया कमीज। मैंने आपको एक एनसीईआरटी की पूरे टॉपिक पढ़ाई थी, कमीज कैसे बनती है, उनकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको इनसे पहले जो एनसीईआरटी वीडियो सीरीज शुरू थी इनमें एक कमीज की कहानी नामक एक शीर्षक से एक पूरी इकाई मैंने आपको पढ़ा दी है। ओके, तो वो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, औटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है किसमें? औटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है प्रक्रमों में। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश की। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते भी हैं। दोस्तों आपस में उद्योगों का जो सहयोग होता है इनके कारण उद्योगों का विकास होता है। मान लीजिए कि कहीं पर कार का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो वहां पर पूरी कार नहीं बनाई जाती, लेकिन आसपास में कहीं पर व्हील बन रहे हैं, कहीं पर कार का इंजन बन रहा है। तो इसी तरह कार के छोटे छोटे पार्ट्स है वो अलग अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं और बाद में किसी एक स्थान पर वो सभी इकट्ठे करके कार बनाई जाती है।
तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। दोस्तों, हमारे विश्व में उद्योग कहां पर विकसित हुए हैं? तो यहां पर आप मैप में देखिए, यहां जो आप ब्लैक कलर में देख सकते हैं वो है औद्योगिक प्रदेश, और यहां कुछ इस तरह का कलर है। यहां पर देखो, मैं रेड कलर ले लेता हूं। यहां पर यहां का एक पूरा पट्टा ये रहा, और यहां पर यूरोप से स्टार्ट होकर यहां पर आगे बढ़ते हुए छेक यहां बीजिंग यानी कि चीन तक पहुंचता है। तो यह जो पूरा क्षेत्र है वो औद्योगिक विकास का क्षेत्र है। तो हमारे विश्व में औद्योगिक विकास कहां पर हुआ है? देखो, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो हमारे भारत देश में कोयला क्षेत्र कहां पर है? यहां पर है दोस्तों झारखंड, यहां पर बिहार। आपने सिंहभूम के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहां जो यह पूरा पट्टा है यहां से कोयला प्राप्त होता है, तो यहां पर ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। ओके, तो दोस्तों यहां पर देखो, यह मैप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में यहां पर जामनगर, भावनगर, अंकलेश्वर, भड़ौत, सूरत जो क्षेत्र है वहां पर औद्योगिक विकास हुआ है। तो यहां गंगा घाटी के क्षेत्र के आसपास भी औद्योगिक विकास हुआ है। यहां अमेरिका को देखो, अमेरिका में बहुत सारा क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक विकास हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आपके लिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहां नहीं है? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहां नहीं है? तो पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप में भी है। अफ्रीका के मरुभूमि क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसा कि मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो हमारे भारत देश में दोस्तों औद्योगिक विकास कहां कहां पर हुआ है? आप यहां लाइट डार्क कलर में देख सकते हैं कि यहां पर है मुंबई पुणे रीजन, यहां पर है गुजरात रीजन, यहां पर भड़ौच अंकलेश्वर है। तो यहां पर है दोस्तों बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, यहां पर है छोटा नागपुर रीजन, यहां पर है हुगली रीजन, यहां पर है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन। ओके, तो यहां पर ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। तो देखो, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई पुणे समूह, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो यहां से भी एक क्वेश्चन मैंने बनाया है कि भारत का औद्योगिक प्रदेश है कौन सा? अहमदाबाद वडोदरा यह औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, हुगली प्रदेश भी। तो उपरयुक्त सभी भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे दोस्तों औद्योगिक विपदा की बात करें, यह अध्याय में एक महत्वपूर्ण घटना की बात की गई है जो काफी दुखद पूर्ण थी। आपने भी सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो यह घटना कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 रात 12:30 बजे यह घटना हुई थी और तकरीबन 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों पूरी घटना के बारे में यहाँ जो आर्टिकल दिया गया है महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामिनेशन में इस घटना से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, और पिछले साल भी करंट अफेयर में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। लेबनान की कैपिटल बेरूत में जो एक धमाका हुआ था
और यह धमाके की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चलिए, तो ऐसी ही दो महत्वपूर्ण औद्योगिक विपदा की बात इस अध्याय में हम करेंगे कि उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। दोस्तों, उद्योगों में विपदा क्यों खड़ी होती है, इसके पीछे की घटना है एक तो तकनीकी विफलता या दूसरा रीजन हो सकता है संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात को 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यहां पर देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को, यानी कि 2 दिसंबर की रात और रात को 12:30 बज गए, यानी कि 3 दिसंबर हो गई थी, तब यह घटना हुई। तो यहां से एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भोपाल में त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? तो यह भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। सही आंसर ऑप्शन ए। और यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था। यहाँ दो बातें याद रख लेने हैं। यह कारखाने का नाम था यूनियन कार्बाइड और यहाँ पर कीटनाशी कारखाना था, और यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यहाँ घटना हुई 1984 में, और 1984 में रात को ही तकरीबन 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन बाद में जो भी लोग यह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में आए तो उनके शरीर में भी गड़बड़ी पैदा हो गई, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1989 तक कितने 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसा कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित है। जो भी लोग बच गए हैं वो भी इसी प्रकार की विकृतियों के साथ अब जीवित है। चलिए क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस का रिसा हुआ था जिसकी वजह से तकरीबन 1989 तक कितने 35,598 लोगों की मौत हो गई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड में कौन सी कंपनी थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। सही आंसर ऑप्शन डी। लेकिन यह क्वेश्चन आपके लिए यूनिक है कि यूनियन कार्बाइड का मालिक कौन था। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसके मालिक थे एक अमेरिकी नागरिक जिसका नाम है वॉरेन एंडरसन। क्या? वॉरेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड के मालिक थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं एक और घटना की। तो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इस स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कब घटना हुई थी? 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और इस स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। दोस्तों, कई लोग विस्फोट के बाद भी भाग न सकने के कारण मर गए, और वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें चली गई, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों, आंख, त्वचा और फेफड़े यह गैस के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह चीन में हुआ था। तो यहां से एक क्वेश्चन, चोंगगिंग गैस कूप विस्फोट किस देश की औद्योगिक दुर्घटना है? ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा है कि चोंगगिंग गैस कूप विस्फोट किस देश की औद्योगिक दुर्घटना है? तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, गैस, चीन।
जोखिम कम करने के उपाय। दोस्तों, ये औद्योगिक इकाई में जोखिम कम करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लो कि औद्योगिक इकाई में जोखिम कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर पर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। और दोस्तों, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है यह अध्याय में। क्या आप जानते हैं इस शीर्षक से कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि उभरते हुए उद्योग किस नाम से जाने जाते हैं? उभरते हुए उद्योग किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख उद्योगों के वितरण की बात करें तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक नया उभरता उद्योग है। दोस्तों, इस अध्याय में बाद में लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही अच्छे आर्टिकल दिए गए हैं यह अध्याय में। तो यह विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग है, जबकि वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक नया उभरता उद्योग है। तो ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उद्योग एक नया उभरता उद्योग है? कौन सा उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, वैसे देश कौन कौन से? तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। तो वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। दोस्तों, विश्व के दो प्रमुख उद्योग, एक है लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। लेकिन लोहा इस्पात उद्योगों का विकास कौन कौन से देशों में हुआ है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। जबकि वस्त्र उद्योगों का विकास कहां कहां पर हुआ है? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। तो आपके लिए क्वेश्चन, लोहा इस्पात उद्योग कहां अवस्थित है? बताइए। यहां जो देशों का समूह है, इनमें से लोहा इस्पात उद्योग कहां अवस्थित है? तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। तो वस्त्र उद्योग कहां संकेंद्रित है? वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सही आंसर ऑप्शन बी। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग कहां पर विकसित हुए हैं? एक तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और हमारे भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। और यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो तो, बेंगलोर द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। सही आंसर ऑप्शन ए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? हेल्पफुल लगा? वाह। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए
इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में वीडियो में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।